अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। मुज़ाकरात या जंग, ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी की मियाद कल खत्म होने जा रही है और हिजान की इस नाजुक सूरत हाल में आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा, जबकि स्टॉक मार्केट्स गिरावट का शिकार है। आमनाए हुर्मुज़ की अमरीकी नाकाबंदी और ईरानी बहरी जहाज को कब्जे में लेने के बाद जंग बंदी खतरे में नजर आती है। अमरीकी वफ्द नायब सदर जेडी वैंस की सरबराही में कुछ देर बाद पाकिस्तान पहुंचने वाला है। ताहम ईरान ने इस्लामाबाद टॉक्स के हवाले से मोहतात रवैया अपनाते हुए मुज़ाकरात और जंग दोनों के लिए तैयार रहने का इशारा दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हालिया पैगामात में पाने का इंदिया देते हुए कहा कि इजराइल ने कभी भी मुझे ईरान के साथ जंग के लिए मजबूर नहीं किया। ईरान के साथ हमारे मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। नायब सदर जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर पर मुश्तमिल अमरीकी वफ्द ईरान के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान रवाना हो चुका है। अगर ईरान के नए लीडर स्मार्ट हुए तो ईरान का मुस्तकबिल खुशहाल हो सकता है। कोई पेशरफ्त होती है तो मुझे ईरानी क़यादत से मुलाकात करने में कोई मसला नहीं। अलबत्ता इससे कबल ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकई साहब का कहना था, जंग बंदी के निफाज के आगाज़ ही से अमरीका ने खिलाफ वर्जी की। हमने इस बारे में पाकिस्तानी सालिस को आगाह कर दिया था। बहरी नाकाबंदी नाफिज करके अमरीका ने जंग बंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। हम पिछले मुज़ाकरात के दौरान अमरीका के हमलों को नहीं भुला सकते। हम अपने कौमी मफादात का दिफा जारी रखेंगे। अगर अमरीका और इजराइल नई जारियत शुरू करना चाहते हैं तो हमारी मुसल्लह अफवाज तैयार है और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब मुल्क की माशी हालात को लेकर रोजाना नए नए इंकशाफात हो रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की दस्तावेजात के मुताबिक मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार संभालने से लेकर अब तक 2 साल में 15,072 अरब रुपए का तारीखी कर्ज लिया है, जो तकरीबन 21 अरब रुपए रोजाना बनता है। उधर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की जानिब से 1 अरब 19 करोड़ रुपए से जायद की खतीर रकम बतौर तनख्वाहों, मराआत, बकायाजात, पेंशन और ग्रेचुटी अदा कर दी जाती है, जिससे तकरीबन कोई 61 करोड़ रुपए टर्मिनल बेनिफिट्स और तकरीबन 58 करोड़ रुपए की रकम माजी की अदायगियों की मद में अदा की गई। पंजाब में सिर्फ एक रोज में रोटी की कीमत में 6 रुपए का इजाफा हो जाता है, लेकिन वजीर आला मरियम नवाज साहिबा की तरजीहात में शीशे से बना हुआ सयाहती पुल है। सवाल यह है कि जब मुल्क शदीद माली दबाव का शिकार है तो क्या ऐसे फैसले अवामी मफाद से हम आहंग करार दिए जा सकते हैं? सबसे पहले प्रोग्राम में चलते हैं, बात करेंगे जो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का राउंड 2 किस जानिब बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हमें इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं शमशाद अहमद खान साहब, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, साबिक सेक्रेटरी खारजा। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। शमशाद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ इसी हवाले से कि ये जो राउंड 2 की पूरी प्रिपरेशंस हो रही हैं, इस्लामाबाद में भी हाइटेंड सिक्योरिटी है। अमरीकी वफ्द का बताया जा रहा है कि देर ऑन रूट। ईरानी साइड दूसरी तरफ जो है वो फिलहाल उनकी तरफ से कोई कंफर्मेशन लाइक आई सेड के नहीं आई है इस मुज़ाकरात में शिरकत के हवाले से। आपको ये मामला शमशाद साहब किस तरफ जाते दिखाई दे रहा है? मुझे लगता है कि बातचीत हो जाएगी, ईरानियन आ जाएंगे यहाँ और जो फाइनलाइज करनी है सिचुएशन वो शायद हो जाएगी। ये सब कहते हैं ना कि टेक्टिकल पोस्चरिंग होती है, वो लास्ट मिनट वो चीजें हो रही हैं। और खासतौर पे ट्रंप की जानब से क्योंकि ज्यादा डिफिकल्टीज वो क्रिएट करता है, उसने ब्लॉकेड किया है, उसकी वजह से ये सारा सिलसिला कॉम्प्लिकेट हुआ है। और फिर इसके अलावा ये है कि ट्रंप को वॉर से एग्जिट सबसे ज्यादा उसकी जरूरत है। उसको एहसास हो गया है कि वो गलती कर बैठा है, अब उसको निकलना है इससे, क्योंकि डोमेस्टिक प्रेशर बहुत है उस पर, बहुत अकेला रह गया है। दुनिया में तो अकेला रह ही गया है, वो अपने मुल्क में भी अकेला रह गया है और अब चाहता है कि जल्दी से कोई एग्रीमेंट हो जाए और कल बातचीत होगी। और चूंकि वाइस प्रेसिडेंट आ रहा है जेडी वैंस, तो वो पहले भी ईरानियों के साथ थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग कर गया था और मेरे ख्याल में तो उसी राउंड में ये कोई एग्रीमेंट साइन हो जाता। लेकिन चूंकि इसको मैंडेट नहीं था कि ट्रंप की जानब से कि तुम एग्रीमेंट साइन करोगे, वो अब उस मैंडेट के साथ आ रहा है कि एग्रीमेंट साइन करे, तो होपफुली थिंग्स विल सेटल। और शमशाद साहब, आप ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुमकिन तौर पे डोनाल्ड ट्रंप एक कोई सरप्राइज विजिट के तौर पे वो खुद भी आ सकते हैं, क्योंकि यू नो दैट ही ऑलवेज क्लेम्स कि वो 8 जंगें उन्होंने ख़त्म की हैं और बीच में उन्होंने एक स्टेटमेंट उनकी तरफ से ये भी आया था कि वो शायद खुद भी पाकिस्तान इस्लामाबाद जो है वो विजिट करें। नहीं, मेरा नहीं ख्याल और वो ओवरडू करना हो जाएगा। आई डोंट थिंक ये होगा। राइट, मतलब वैसे तो कोई चीज एक्सपेक्टेड है ट्रंप से। वो कहते हैं कि मिनट में माशा या मिनट में
या मिनट में तोला, ये बिल्कुल। हर चीज कर सकता है ये, और पल में कोई तोला पल चीज में माशा, एब्सोल्युटली। बट हाँ शमशाद साहब, एक डेली टेलीग्राफ की जो खबर है, उसमें कहा जा रहा है कि ट्रंप ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात मुमकिन बनाने के लिए आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर गौर शुरू कर दिया है। डू यू थिंक ऐसी सूरत में अगला राउंड जो है वो कामयाबी की तरफ जा सकता है? जी जरूर। ये मैं बता रहा हूँ ना कि ये इस दफा काम हो चुका है। जो शरपाज किया करते हैं, देखिए मैं चूंकि सिफारशकार हूँ, जी। तो आई एम फेमिलियर विद वन डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस कि जब भी इस किस्म के हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं, जिनको समिट कहा जाता है, समिट लेवल, तो उससे पहले जो नेपाल में शरपाज ले जाते हैं ना माउंटेनियर्स को माउंट एवरेस्ट पर, तो वो शरपाज अपना काम करते हैं, हम लोग सिफारतकार जो होते हैं फॉरेन ऑफिसर, तो वो टेक्निकल बेसिस कह लीजिए, ऑफिशियल लेवल कह दीजिए, वो डॉक्यूमेंटेशन तक वो बना देते हैं। इतनी एडवांस होती है वो डॉक्यूमेंटेशन कि जो पूरे एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं वो भी वो ड्राफ्ट कर लेते हैं। वो फिर फॉर्मली जब अप्रूव हो जाए दोनों साइड से, तो बस सिर्फ जब बड़े लोग इकट्ठे होते हैं, दे ओनली गेट टुगेदर टू साइन द डॉक्यूमेंट्स एंड देन टू मेक स्पीचेस। बस उनका काम ये है। असल काम शरपाज कर लेते हैं, यानी फॉरेन ऑफिस के लोग हैं। तो इस दफा मेरा ख्याल है कि फॉरेन ऑफिसर्स इन्वॉल्व हुए हैं, जो जहाज यके बाद दीगरे 3-3 जहाज वाशिंगटन से आ रहे हैं। ईरानियंस वैसे भी खैर उनकी हर लेवल पे यहाँ पे भी मौजूदगी है, तो उस तरीके से हमारे लोग उनको कंसल्टेशन में रखते होंगे। और बाकी हमारा फॉरेन ऑफिस तो इन्वॉल्व ही है, हर चीज में इन्वॉल्व है। और देखा जाए तो इस सारे क्राइसिस में जब से ये शुरू हुआ है, हमारे फॉरेन ऑफिस ने इंश्योर किया है कि जो फॉरेन पॉलिसी के हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं उनसे हम कभी भी ना हटें। अब तक हम बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं एज फार एज फॉरेन पॉलिसी इज कंसर्न। राइट। बट शमशाद साहब, डिप्लोमेसी में कंसिस्टेंसी कितनी ज़रूरी है? क्योंकि आप भी जिस तरह से कह रहे हैं, अमेरिकी सदर के अगर स्टेटमेंट्स अभी कुछ रोज़ के उठा के देख लिए जाएं, उसमें इतनी वॉलेटिलिटी नज़र आती है। हाल ही में जब वो कहते हैं कि अगर तो हमने बड़ी अच्छी एक रीजनेबल डील इनको ऑफर की है ईरान को, अगर नहीं ऑप्ट करते हैं वो, तो फिर यूनाइटेड स्टेट्स इज गोइंग टू नॉक आउट एवरी सिंगल पावर प्लांट, एवरी सिंगल ब्रिज इन ईरान, इस किस्म की बातें। फिर आपने ये भी उससे कबल देखा कि ईरान ने जब अपना हुर्मुज़ खोलने का ऐलान किया तो ट्रंप ने ईरानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया था, लेकिन बावजूद उसके हुर्मुज़ का मुहासरा ख़त्म नहीं हुआ, ब्लॉकेड अभी भी जारी है, और अब तो बल्कि ईरानी बहरी जहाज़ भी अमेरिका के कब्जे में है। तो अमेरिका के जो पूरा ओवरऑल जो तर्ज अमल है, ये मुज़ाकरात के अगले राउंड के लिए कितना बड़ा एक कोई स्पॉइलर कंसिडर हो रहा है? नहीं, ये यानी अमेरिका का नहीं, ये सिर्फ ट्रंप का किस्सा है। जो सारा कुछ आप देख रहे हैं, यानी ना कंसिस्टेंसी है, ना कोहेरेंस है, ना लॉजिक है। और वही जो आपने कहा, पल में रत्ती पल में माशा, ये बिल्कुल किसी वक्त भी बदल सकता है। और आप देखेंगे कि कोई भी उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती। हम लोग जो फॉरेन ऑफिसर्स में होते हैं, वो प्रोफेशनल जो होते हैं, वो कंसिस्टेंसी के माहिर होते हैं। और इस वजह से हमारे लिए भी ये हैरानी की बात थी, मगर इस किस्म के लोग बहुत कम पैदा होते हैं। ये पहला मेरा ख्याल है अमेरिका में बहुत अरसे के बाद कोई पागल प्रेसिडेंट पहले होगा। ये पागल बिल्कुल मैडनेस है इसकी। ये जब से आया है, पहली टर्म में इसने दुनिया तहस नहस कर दी थी, और अब दूसरी टर्म में बिल्कुल दुनिया उससे भी दुगनी तहस नहस कर रहा है। और जो मसले इसने पैदा किए हैं, वो मसले हल हो चुके थे। मसलन न्यूक्लियर का इशू, वो तो डील हो गया था, 9 साल नेगोशिएट होके अमेरिका ने नेगोशिएट किया था 5 परमानेंट मेंबर्स के साथ, ईरान के साथ मिलके, और हर चीज उसमें शामिल थी। यानी अब जो चीज आ रही है वो फर्क नहीं होगा, वही चीजें दोबारा बात ला के करेगा। ये सिर्फ नेतन्याहू और ट्रंप, ये पार्टनर्स जब से बने हैं, एप्स्टीन पार्टनर्स, इन्होंने ये सारा झगड़ा वो किया हुआ है। राइट। बट शमशाद साहब, ऑन द अदर हैंड, ईरानी जो क़यादत है, उसका भी एक बड़ा कॉशियस, एक मोहतात रवैया देखने में आ रहा है, जिसमें वो मुज़ाकरात और जंग दोनों के लिए तैयार रहने का वाज़े तौर पे इशारा दे रहे हैं। इसका क्या मतलब समझा जाए? क्या कशीदगी दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएगी आपके ख्याल में? और जो उनके, आपने अभी डोमेस्टिक प्रेशर की बात की जो अमेरिका के ऊपर है, क्या ईरानी क़यादत के ऊपर भी डोमेस्टिक प्रेशर आप समझते हैं उसी तरह का एक मौजूद है? देखिए, ये प्रेशर तो किसी भी जंग में हर हुकूमत पे होते हैं, नॉर्मल है।
लेकिन ये ट्रंप के केस में तो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है ना, क्योंकि इसने तो एक बगैर किसी वजह की ये जंग मुसल्लत की है ना, यूनिलैटरली। यूनिलैटरली। और नहीं, इवन डोमेस्टिकली देखा जाए, इसके लोगों को कभी कंसल्ट ही नहीं किया गया। वो कहते हैं ये क्यों जंग लड़ रहा है, क्या वजह है। यानी कोई वजह नहीं थी, वो सिर्फ चूंकि नेतन्याहू। मैं एक चीज आपको बताऊं, जो रियलिटी है कि जो इसराइल का किस्सा है, अमेरिका में जो इन्फ्लुएंस है इसराइल का, वो बहुत पुराना है। लेकिन ये है, किसी सदर ने इसराइल को इतनी छूट नहीं दी जितनी ट्रंप ने दी है। हर सदर को इसराइल कहता था कि मुझे ये कर दो। इसराइल ने अमेरिकन से अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी ले ली है विदाउट साइनिंग द नॉन प्रोलिफरेशन। यानी ये इतना ब्लैकमेल करता है अमेरिकनों को कि वो जो मोसाद ने नेटवर्क बनाया था एप्स्टीन का, जिसका ये डोनाल्ड ट्रंप जिसका प्रोडक्ट है, तो ये मकसद ही था कि अमेरिकन पॉलिटिशियंस को ब्लैकमेल इसराइलीज करते हैं। और वो चाहे हाउस के मेंबर हों या सेनेट के मेंबर्स हों या प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हों या सेनेट किसी भी हों, तो इस तरह इसराइल इनको ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी के फैसले करवाता है। अमेरिका की इकोनॉमी उनके कंट्रोल में है, अमेरिका का मीडिया उनके कंट्रोल में है। तो इस वजह से ये जो इसराइल का रोल है अमेरिका में, ये अनप्रेसिडेंटेड लेवल तक इस ट्रंप के दिनों में पहुंच गया कि अब ये लायबिलिटी बन गया है। राइट। एंड शाह साहब, एज वी स्पीक जो हम बात कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मुसलसल उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट आ रहे हैं, तो इसराइल से मुतालिक भी अभी अभी उन्होंने जो पोस्ट की है वो मैं जरा पढ़ देती हूँ और आप इस पे तबसरा करें कि वो कह रहे हैं, इसराइल नेवर टॉक्ड मी इनटू द वॉर विद ईरान। द रिजल्ट्स ऑफ October 7th एडेड टू माय लाइफलॉन्ग ओपिनियन दैट ईरान कैन नेवर हैव अ न्यूक्लियर वेपन did. I watch and read the fake news pundits and polls in total disbelief. 90% of what they say are lies and made up stories, and the polls are rigged much as the 2020 presidential elections was rigged. वो फिर कहते हैं कि just like the results in Venezuela, which the media doesn't like talking about, the results in Iran will be amazing. And if the Iran's new leaders, regime change लिखा है उन्होंने, are smart, Iran can have a great and prosperous future. बस यही तो चीज है, ये झूठे लोग हैं, और इसराइलीज और ये ट्रंप, बस ये। और ये जो है वो मुझे अक्सर रेगन की वो बातें याद आती हैं। जब मैं अमेरिका में होता था तो ही यूज्ड टू ऑफ्टन ओरेट फ्रॉम द कोट्स ऑफ थॉमस पेन, जो इनका आज़ादी की जद्दोजहद का लीडर था। तो वो कहा करता था कि अमेरिका इज ग्रेट इनफ टू टर्न द वर्ल्ड ऑल ओवर अगेन। और वाकई अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ने जितने भी आए हैं, अक्सर ने दुनिया बदली है, मगर अक्सर ने दुनिया को बेहतर बनाया है। जिसमें रिचर्ड निक्सन भी था, उससे पहले प्रेडिसेसर ट्रूमैन था, रूजवेल्ट था, वो बड़े नाम है, अब्राहम लिंकन था, वो बड़े नाम हैं जो अब तक याद हैं हिस्ट्री में। लेकिन जिन्होंने दुनिया आके तबाह की है, तहस नहस की है, कहते हैं ना अपसाइड डाउन या इन एंड आउट, वो एक छोटा बुश आया था 9/11 के बाद, और दूसरा ये ट्रंप आया है। वो छोटा बुश आया था 9/11 के बाद। 9/11 वाज एन इंजीनियर्ड ट्रेजेडी, यानी वो प्लान करके स्टेज की गई थी। वो था जिस तरह अमेरिका ने पहले प्लान किया था कि हमने सोवियत एम्पायर को डिसमेंटल करना है बाय फाइटिंग ए जिहाद। यानी वो जिहाद अमेरिकन ने प्लान किया था, अमेरिकन ने इंजीनियर किया था, जो पाकिस्तानी मदरसों को ट्रांसफॉर्म करके इनटू जिहादी इनक्यूबेटर्स वो लड़ा गया था। और उसकी सारे सिपारे, अरबी के डॉक्यूमेंट्स वो अमेरिका में पब्लिश होती थी। उसामा बिन लादेन जो था और अरब लोग बैठ के वहां मॉनिटर किया करते थे सब चीजें। तो इट वाज ए जिहाद। लेकिन वो जिहाद जीत लिया गया और उसका फायदा, डिविडेंड जो थे वो हमें नहीं मिले। हालांकि वो पूरी जंग 10 साल की हमने लड़ी थी, लेकिन हुआ ये कि डिविडेंड्स ऑल फ्लू इन द डायरेक्शन ऑफ यूरोप। एब्सोल्युटली। बतौर मेजबान पाकिस्तान ने नेचुरली एक डिफिकल्ट टास्क तो इन दोनों फरीकैन को, मुश्किल फरीकैन जिनका एक दूसरे पर अदम एतमाद इस हद तक शदीद है कि एक फरीक हुर्मुज़ में अपनी पोजीशन से पीछे हटने को तैयार नहीं है, और दूसरा भी जो है वो उसका नज़र आ रहा है कि वो जंग के लिए भी अब तैयार रहने की बात कर रहा है। सो ऐसे में पाकिस्तान का रोल कितना चैलेंजिंग है और कितना ये रिस्की भी है? अभी आपको लग रहा है कि सीज फायर में मजीद एक्सटेंशन और एक मुसलसल, मतलब एक परमानेंट जो है वो एक तोसी, वो यकीनी बनाई जा सकेगी? देखिए, मुझे यकीन है कि ये जंग बंदी हो जाएगी।
जिस तरीके से भी होनी चाहिए, और कोई एग्रीमेंट दोनों साइड्स के दरमियान तय पा जाएगा। जो जो भी कंडीशनैलिटीज हैं वो सब एक दूसरे को सेटिस्फाई करके होपफुली, अगर लास्ट मिनट कोई छोटी मोटी चीज ये ट्रंप ना पैदा कर दे। लेकिन मैं बात ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान का चैलेंज यहाँ पे खत्म नहीं होगा। पाकिस्तान जो है, उसकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन और इसके जो इस्लामी दुनिया में जो स्टेचर है या स्टेटस है या ताल्लुकात हैं इस्लामी मुल्कों के साथ, बिलखसूस ये जो ममालिक जो इस वक्त डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, खलीज की रियासतें हैं, सऊदी अरेबिया, कतर, अमारात, ये जो सारी 6 रियासतें जो हैं, और इसके अलावा जो फलस्तीन के हवाले से जो इन्वॉल्वमेंट है, तो वो अब पाकिस्तान चूंकि पूरी मुस्लिम दुनिया में एक न्यूक्लियर ताकत है और इसकी लोकेशन की वजह से ये अहमियत रखता है चाइना के लिए भी, रशिया के लिए भी, अमेरिका के लिए भी, मिडल ईस्ट के लिए भी, यूरोप के लिए भी, पर्शियन गल्फ के लिए भी, यानी हर लिहाज से पाकिस्तान की अहमियत है। मैं बताऊं ना, अक्सर मैं कहा करता हूं कि इंडिया इज द मोस्ट आइसोलेटेड कंट्री इन आवर रीजन, क्योंकि उसके यहाँ एक ऊंचा पहाड़ है, किसी तरफ नहीं जा सकता, दूसरी तरफ चाइना है, उसको रोकता है, तीसरी तरफ पाकिस्तान है और चौथी तरफ समुद्र है। वो यूरोप तक जाना हो तो इन रास्तों से, पाकिस्तान के रास्ते से जाएगा, या फिर हवाई या बहरी रास्ते। हम ब्रिज हेड हैं, पूरी दुनिया में ब्रिज हैं, हर खित्ते के साथ हमारी लिंकेज है, खुश्की के रास्ते, दरियाओं के रास्ते, समुद्रों के रास्ते, एयर के रास्ते, और लिंकेज प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह चाइना को हमने लिंकेज प्रोवाइड किया हुआ है आउटसाइड वर्ल्ड के लिए, इसी तरह यूरोप को ईस्ट एशिया के साथ मिला दिया है, यूरोप को नॉर्थ एशिया के साथ मिला दिया। ये जो एडवांटेज है, इसका सबसे बड़ा चैलेंज और अपॉर्चुनिटी अभी इट लाइज अहेड। सारी सुलह जो है पाकिस्तान ने करवानी है आपस में बैठा के, और एग्रीमेंट ऐसा होगा कलेक्टिव सिक्योरिटी वाला कि हम अपने आप को सिक्योरिटी मुहैया करेंगे, अपनी भी और एक दूसरे की, और वो बड़ी जामे सिक्योरिटी होगी। जंगें लड़ने के लिए नहीं होगी, वो जंगें प्रिवेंट करने के लिए होगी, और इस खित्ते को वो सिक्योरिटी मुहैया करनी होगी जिससे इस खित्ते की दौलत जो है वो भी यहीं रहे, बजाय पहले तो ये होता था कि ये अमेरिका और मगरब ले जाता था, अब ये इस खित्ते में सर्फ होनी चाहिए, इस खित्ते की बेहतरी के लिए होगी, तो सब मिलके काम करेंगे। हमारी साइंस, टेक्नोलॉजी, हमारी फौज, ये एक सबका कलेक्टिव एसेट होगा। इसी तरह खलीजी रास्तों की दौलत एक कलेक्टिव एसेट होगा। तो ये मेरी एक, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि अभी ये चैलेंज पाकिस्तान ने खेलना है, बस इस चैलेंज को पूरा करना। राइट, थैंक यू सो मच शमशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। ब्रेक पे चलते बहुत कुछ इदारों के हवाले से, एक जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसने बैकडेटेड जो 16 माह, गुज़िश्ता 16 माह में कितनी अफसरान ने तनख्वाहें और पर्क्स वसूल की हैं, उस पर होशरुबा जो इंकशाफात हो रहे हैं, कुछ महीनों से हो रहे हैं, लेकिन अब उस पर क्या वाकई में एक्शन लिया जाएगा और किस हद तक लीगल कंसिडर किया जा रहा है इस किस्म के मूव्स के, जहां पर ऐसे में जहां अवाम ज़बूहाली का शिकार हो, लेकिन जो इस किस्म के इदारे हैं वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय करें। इस पर गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद।